लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अगर एक वेव की हम बात करें तो एक वेव बाबू यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद यही चीज रिपीट होता है। तो ये एक वेव फेज में कितना लंबा होता है? 2 पाई। एंगल के हिसाब से देखा जाए तो यहां से यहां तक के बीच का एंगल कितना होता है? हम 2 पाई लेते हैं। पाथ के हिसाब से देखा जाए, रास्ते के हिसाब से देखा जाए, लंबाई के हिसाब से देखा जाए, जिसको हम लोग पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं कि हाँ, यहां से लेकर यहां तक के लंबाई के हिसाब से देखा जाए, जिसको हम पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कहते हैं, वो होता है बाबू कितना? लैम्डा, एक वेवलेंथ। और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसको हम लोग टाइम डिफरेंस बोलेंगे और उसको 1 टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक वेव एंगल में यानी कि फेज में 2 पाई लंबा होता है, लेंथ में लैम्डा लंबा होता है और टाइम में 1 टाइम पीरियड इतना लंबा होता है। सही है। उसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस ये सब तो जानते ही है। पाथ डिफरेंस हम लोग देख रहे थे, आपको याद है कि अगर एक सोर्स यहाँ है, दूसरा सोर्स यहाँ है, वहां कोई पॉइंट पी है, अब यहाँ से एक वेव निकल के गया, वहां से एक वेव निकल के आया, तो आपको याद होगा यहां से यहां तक 3 वेव ना था, तो आपको याद होगा ये 3 लैम्डा था, लेकिन यहां से यहां तक तो 4 वेव ना है, तो ये टोटल कितना हो गया था? ये 4 लैम्डा हो गया था। तो पाथ डिफरेंस का मतलब हुआ कि उसको इसके रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ा है। तो कितना ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ा है? तो 1 लैम्डा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा ना बाबू। अब पाथ डिफरेंस अगर पता चल गया तो हम यहीं पे बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्योंकि आपको याद होगा कि 3 वेव का मतलब 6 पाई ना हुआ। ये वाला पॉइंट इसके हिसाब से देखा जाए तो 6 पाई पे है और इसके हिसाब से देखा जाए तो 8 पाई पे है। तो फेज का जो डिफरेंस होगा वो कितने का आ रहा है? 2 पाई का। और वैसे भी 1 लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 2 पाई ही होता है। अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो बाबू इस वेव को इसके रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा टाइम लगा होगा आने में। उसको बस 3 वेव बनाना था, उसको 4 वेव बनाना था, 1 टाइम पीरियड ज्यादा लगा होगा। तो ऐसे करके टाइम डिफरेंस देख ही लिए थे हम लोग। रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि फाई डिवाइडेड बाई कितना? 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा बराबर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई कितना? कैपिटल टी। इस रिलेशन से कोई भी एक दिया होगा तो हम बाकी का सब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए थे। यहां हम लोग देख रहे थे कि अगर 2 वेव्स हैं, एक वेव जिसको हमने y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा वेव जिसको हमने y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से रिप्रेजेंट किया है। तो एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है। याद है मेरा वाला एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, हिमांशु वाला 3 सेंटीमीटर, ऐसा ही कुछ है। हम दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितने का है? 5 का है। तो जब हम दोनों का वेव मिलेगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो अगर कुछ ऐसा बना y इज इक्वल टू a साइन क्या? ओमेगा टी अ प्लस डेल्टा। तो याद आया ये a और ये डेल्टा कैसे निकला था? a1 को और a2 को हम लोगों ने वेक्टर मान लिया था। a1 और a2 के बीच का एंगल हम लोगों ने ये फाई दे दिया था। उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वही ना ये होगा, और ये रिजल्टेंट आया था बच्चों कितना? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos 5। डेल्टा क्या है? तो डेल्टा है रिजल्टेंट वेव और पहले वाले वेव के बीच का फेज डिफरेंस। देखो ओमेगा टी प्लस डेल्टा में से ओमेगा टी घटा दोगे डेल्टा ही ना मिलेगा। तो कहने का मतलब है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये है, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड ये है, तो दोनों के बीच का एंगल ही ना दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा। और हम लोगों ने tan डेल्टा लिखा था, a1 के साथ देख रहे हैं तो क्या लिखा था? a2 लिखा था cos 5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 साइन 5। उल्टा पुल्टा लिख दिया, तुम हूं कर दोगे। साइन 5 a1 प्लस a2 cos 5, ऐसा देखा था हम लोगों ने। ठीक है बाबू, चलो ठीक है। उसके बाद देखो हम लोगों ने इंटेंसिटी देखा था, और इंटेंसिटी में हमने ऐसा देखा था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब देखो जैसे 2 वेव की बात हो रही थी जिसमें इसका एम्पलीट्यूड था a1, इसका एम्पलीट्यूड था a2 ना, अरे बोलो, और दोनों मिला था तो एक तीसरा वेव बना था, उसका एम्पलीट्यूड हम लोग क्या ले रहे थे? a ले रहे थे। तो अगर इसकी इंटेंसिटी है I1, इसकी इंटेंसिटी है I, इसकी इंटेंसिटी है I,
तो पता है I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, याद आया? और फिर आया था क्या? cos फाई। अगर मान लीजिए I1 बराबर I2 बराबर I0 हो गया, तब उस केस में 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 आया था ना ऐसा? ये हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों को देखना था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है? तो इस पूरे चैप्टर के की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, समझ के चलिए कि ये बेस है आगे आने वाली चीजों के लिए, तो ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिस इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम हो जाए, और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम हो गया तो बाबू इंटेंसिटी भी सबसे मैक्सिमम हो जाए। क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कितना? cos फाई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कितना? cos फाई। अब देखिए हमको इस चीज को मैक्सिमम करना है, तो हम एम्पलीट्यूड्स को नहीं बढ़ाने वाले हैं, जो जितना है वो उतना है। A1 है तो A1 रहेगा, A2 है तो हमारे बस में क्या है? ये फाई को बदल देना। अब बात समझ रहे हैं? अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो फाई 0 है। अब लीजिए, एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम, कोई फेज का डिफरेंस नहीं, फाई कितना है? और वही हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो फाई 180 डिग्री हो गया। तो बताइए यही चीज ना हम बदल सकते हैं? तो चूंकि हमको इसको मैक्सिमम करना है तो हम cos फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, और cos हो चाहे साइन हो उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। किस एंगल? cos के केस में किस एंगल पे? 0 डिग्री पे। cos 0 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब एक बात तो हमको पता चल गया कि अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है चाहे इंटेंसिटी मैक्सिमम करना है, बाबू फाई होना पड़ेगा कितना? 0। 0। अच्छा एक और बात है, फाई 0 है वो तो ठीक है, अगर फाई 360 डिग्री हो जाए यानी कि 2 पाई हो जाए, अरे बोलो ना, तब भी तो cos 2 पाई 1 ही ना आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि जहां 0 होता है वहीं पे 360 भी होता है। तो cos 0 अगर 1 है तो cos 360 डिग्री भी कितना होगा? 1 ही होगा। cos 2 पाई भी कितना होगा? 1 ही होगा। इसका मतलब हुआ कि 0 होगा तब भी चलेगा और 2 पाई होगा तब भी चलेगा। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं 4 पाई होगा तब भी चलेगा, एकदम चलेगा। ये एक चक्कर का मतलब 2 पाई, रे तो 2 चक्कर का मतलब 4 पाई। 4 पाई क्या बात है? तो इसका मतलब हुआ 4 पाई भी रहेगा तो चलेगा। क्या बोल रहे हो? तब तो तुम बोल रहे हो कि सर 6 पाई भी रहेगा तो चलेगा, और पता नहीं ऐसा लग रहा है कि तुम बोलना चाह रहे हो कि सर अगर 2n पाई भी हो तो चलेगा, बस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। क्या बाबू? या ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज डिफरेंस। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 2n पाई। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या होता है? 2n पाई, जिसमें शांत रहिए, आई एम द टीचर। n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और क्या ऐसे सो ऑन चलता चले। अब एक और बात सुनिए, आप जब ऐसे गए थे, आपके हिसाब से देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंगल्स का एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। आप प्लस में 2 पाई गए थे, बोलिए आप वहां पहुंचे थे, अगर आप उल्टा चलिएगा तो फिर वहीं पे नहीं पहुंचिएगा। नहीं समझ पाए आप एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमिए, अच्छा है क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमिए, आप वहीं पे ना पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब है cos 2 पाई और cos -2 पाई दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, और कितनी होगी? 1 होगी। तो खाली नॉट ओनली 2 पाई बट ऑल्सो -2 पाई। यार ये गजब मेहनत करवा रहा है सब। प्लस माइनस नहीं समझ में आया? प्लस माइनस। यहां पर भी क्या होगा?
तुम एक बात बताओ, इधर देखो, क्या सोच रहे हो तुम? ये जगह मैंने क्यों छोड़ा है? तुम हमको सिखा रहा है कि सर उसी में प्लस माइनस कर दीजिए। प्लस माइनस, यहां पर क्या है? प्लस प्लस माइनस, देख रहे हो इधर, यहां पर क्या है? प्लस माइनस, ऐसा आ जाएगा। हल्ला नहीं करिए। तो ये तो बातें थी फेज डिफरेंस की। अब लगे हाथ तो थोड़ा पाथ डिफरेंस की बात कर ली जाए। तो बाबू पाथ डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे? डेल्टा एक्स से। बताइए जल्दी। पाथ डिफरेंस, देखो बाबू मच्छर काट रहा है ना, तो रोज रोज नहा के आया करो। इधर देखो, फेज डिफरेंस तो हमने देख लिया। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? वो भी 0 होगा। अरे बोलो ना, कहने का मतलब है कि मान लो एक और दो वेव में पहुंच गया और ये भी एक और दो वेव में पहुंच गया, तो यहाँ फेज डिफरेंस भी 0 दोनों के बीच में, और पाथ डिफरेंस भी 0। तो फेज डिफरेंस 0 तो पाथ डिफरेंस भी 0। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दे दीजिए। फेज डिफरेंस अगर 2 पाई तो पाथ डिफरेंस कितना? 2 पाई का मतलब पाथ डिफरेंस कितना? अरे 2 पाई का मतलब पूरा एक वेव, और एक वेव पाथ में कितना लंबा होता है? क्या बात है, वेरी गुड। तो तुमने लैम्डा बता दिया, प्लस माइनस दे दीजिए। बोलिए बाबू, बताइए, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस कितना? हाँ भाई, सॉरी, अरे तुम लोग बात मत करो, ए लड़की, डोंट टॉक। मैं कह रहा हूं कि फेज डिफरेंस अगर 4 पाई तो पाथ डिफरेंस कितना? 2 लैम्डा ना होगा? अरे 2 पाई का मतलब 1 लैम्डा, फिर 2 पाई का मतलब 2 लैम्डा हो गया, तो मिला जुला के ये 2 लैम्डा आएगा। फेज डिफरेंस 6 पाई तो कितना? तो क्या पैटर्न आप लोग समझ गए? 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, फिर बोलिए 3 लैम्डा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर क्या आएगा? 4 लैम्डा, करते करते n लैम्डा ना जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। और n कहां से शुरू हो रहा है बताइए? 0 से। आप n की जगह पे 0 डाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, n की जगह 1 डाल दीजिएगा ये मिल जाएगा, n की जगह 2 डाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। अब इस केस में बाबू अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड आखिर होगा कितना, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos 0 डिग्री रखिए, cos 2 पाई रखिए, cos 4 पाई रखिए, सबकी वैल्यू तो 1 ही होगी। यानी ये पूरा कितना हो गया? 1। तो मिला जुला के बाबू ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ये का मतलब हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना बाबू? तो बताओ, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आ रहा है, वो कितना आ रहा है बताइए? तो a1 प्लस a2 हो रहा है। अगर फेज का डिफरेंस 0 हो चाहे 2 पाई हो, है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे, और ये हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। बोलिए ना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट हम लोग कितना बता रहे थे? 8 सेंटीमीटर नहीं बता रहे थे? इस केस में थोड़ा सा हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी चेक करना चाहेंगे, ठीक है? तो बताइए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और कॉस 0 ना लेंगे? 0 लेंगे बाबू। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको लिखने जा रहा हूं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, और cos 0 डिग्री तो 1 ना हो गया। देखिए ये करके मैंने पता है क्या कर दिया है? मैंने इसको बना दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें अच्छा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी है। हाँ, ये करके
हम लोगों ने इसको बना दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की जगह पे है अंडर रूट I1 और b की जगह पे है अंडर रूट I2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात देखिए हमको याद रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, किसमें? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, इंटेंसिटी भी होगी मैक्सिमम। दो वेव्स अगर मिलके कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा कितना? A1 प्लस A2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आएगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। हाँ, अगर मान लीजिए कि सोर्सेस आइडेंटिकल हो, फॉर I1 बराबर I2 बराबर क्या, अगर I0 हो जाए तो बताइए ना, I मैक्स कितना आएगा? तो अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। अंडर रूट I0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ओ माय गॉड, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हो कुछ ऐसा रहा है कि एक लाइट इधर से आया, उसकी इंटेंसिटी I0, नहीं बोलिएगा। एक लाइट बाबू इधर से आया, उसकी इंटेंसिटी भी कितनी है, लेकिन जब दोनों मिलेगा तो पैदा करेगा 4 I0। I0 मिलके क्या पैदा कर रहा है? सीधे 4 गुना इंटेंसिटी पैदा करेगा दोनों। कहां? जहां उन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब बात समझ रहे हैं? चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई का आखिर मतलब क्या हो रहा है, समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि बाबू, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि एक वेव जो है, ठीक, एक वेव का सोर्स यहां है, इससे ये निकला, बोलो बच्चों, ऐसा निकला A1 एम्पलीट्यूड वाला। अरे बोलो ना। दूसरे वेव का सोर्स भी मान लो बाबू यहीं पर है, यहीं पर है, तो इसे ऐसा कुछ वेव निकला, ये हो गया कुछ A2 एम्पलीट्यूड वाला। हाँ तो बोलो ना। मैं पूछूं तुमसे कि किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहां फेज डिफरेंस कितना होगा? जैसे इसी पॉइंट की बात करें, फेज डिफरेंस कितना होगा? क्यों एग्जैक्टली 0 होगा? क्योंकि फेज के हिसाब से देखा जाए दोनों शुरू यही से ना हुआ है। तो ये हरिहर का वेव यहां से यहां तक 2 पाई, अब पीआर का भी यहां से यहां तक 2 पाई, तो ये भी 2 पाई, वो भी 2 पाई, तो डिफरेंस कितने का? 0 का। मतलब हुआ दोनों सोर्स एग्जैक्टली, हम एक जगह पर ही है बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि हाँ, यहां से जितनी दूरी पे एक सोर्स है उतनी ही दूरी पे दूसरा सोर्स भी है, ठीक है। फेज डिफरेंस के 2 पाई होने का क्या मतलब? अच्छा एक बात बताओ पहले, इस केस में होगा क्या? इस केस में यही होगा कि यहां वाले पॉइंट को ये हरा वाला कह रहा है कि, हरा वाला कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर चलो, पीला वाला कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो। अल्टीमेटली ये कितना ऊपर चला जाएगा? 8 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। तो बाबू ये चला जाएगा कुछ कितना बताओ ना? 8 सेंटीमीटर ऊपर। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर नीचे चलो, ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर नीचे चलो, ये कहां चला जाएगा? तो यही ना रिजल्टेंट वेव होगा, जिसमें बाबू अगर ये A1 है, ये A2 है, तो ये A1 प्लस A2 होगा ना। आइए समझते हैं 2 पाई फेज डिफरेंस का क्या मतलब हुआ। तो 2 पाई फेज डिफरेंस का बस इतना सा मतलब हुआ कि अब दोनों सोर्स एक ही जगह पे ना रह के एक सोर्स थोड़ा पीछे यहां आ जाए। जैसे हरा वाला जो सोर्स है यहां ना होके कहां आ जाए बताओ? कहीं यहां आ जाए। अरे हाँ तो बोलो, इस टाइप से हो जाए। तुम बताओ बाबू, शांत हो जाइए। अगर हम इस पॉइंट को लें तो हरा वाले के हिसाब से इस पॉइंट का फेज क्या होना चाहिए? 4 पाई। नहीं समझ में आया? अरे 2 वेव ना वहां पहुंचा है तो 4 पाई होना चाहिए। पीले वाले के हिसाब से 2 पाई। तो बताओ ना, दोनों के बीच में अब यहां फेज का डिफरेंस 2 पाई का ना आ गया, लेकिन क्या इंटरफेरेंस पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। सोर्स अगर यहां भी है ना, तो मिला तो इसी के बाद ना है, ये तो बस एक्स्ट्रा है। तो जहां मिलन हुआ है
उसके आगे की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को ये अभी भी कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर चलो, 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो, कहाँ चला जाएगा? इंटरफेरेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 पाई का क्या मतलब हुआ? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 4 पाई है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सोर्स अब 1 लैम्डा और पीछे चला गया। नहीं समझ में आया? समझ रहे हैं? अभी भी इंटरफेरेंस वैसा ही होगा जैसे सोर्स यहां था, चाहे यहां था, चाहे यहां था। क्लियर है ये? तो वो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है। हुआ क्या कि अभी मजे में अकेले चल रहा है ये, नहीं समझी? और ये कहां से शुरू हुआ है? वो यहां से शुरू हुआ है। तो यहां से शुरू हुआ है तो ये चलते चलते अभी ऐसे ही ना जाने वाला है। तो इस पॉइंट को ये क्या कहने वाला है? 3 सेंटीमीटर ऊपर चलिए। ये क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर ऊपर चलिए। तो अल्टीमेटली ये कहां जाएगा? 8 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। जब ये सोर्स यहां ना होके यहां था तब भी तो तुम बताओ ना, डायग्राम पे असर पड़ा है क्या? मैंने बस एक्स्ट्रा इतना ऐड ही ना किया है, बाकी का डायग्राम तो वही है। तो जब सोर्स यहां था तब भी वो इस पॉइंट से यही कह रहा था 3 सेंटीमीटर ऊपर चलो, 5 सेंटीमीटर ये कह रहा था ऊपर चलो, 8 सेंटीमीटर ऊपर गया था। समझ रही हो? हाँ, ऐसा कुछ कहानी है। पाथ डिफरेंस भी क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। जब सोर्स यहां था तो पाथ डिफरेंस कितना? 0। जब सोर्स यहां आ गया पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना। तो ये था बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार फिर से बताओ, मैं इसको ब्लैंक करता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, इंटेंसिटी होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। माने लैम्डा एकदम खड़े खड़े मिलना चाहिए, माने फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा ये सब नहीं होना चाहिए। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 10 लैम्डा, 20 लैम्डा, 50, ऐसा होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कितना? A1 प्लस A2 रे। अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना, तो वो होगा कितना? A1 प्लस A2 होगा। A1 प्लस A2 होगा। इंटेंसिटी कितना होता है मैक्सिमम? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। सही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अगर सोर्सेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएं तो इंटेंसिटी सीधे कितना? 4I0 होता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये नाम ऐसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों पड़ा? जैसे इंटरफेरेंस के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि एक दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी अगर हो रही है तो समझ लेंगे कि वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं? कंस्ट्रक्टिव नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अच्छा हुआ है जिंदगी में। मेरी जिंदगी में आज कुछ कंस्ट्रक्टिव हुआ है का क्या मतलब हुआ? समथिंग अच्छा हुआ है। तो इसको अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि इधर कचहरी के गेट के सामने कोई फिल्मी सीन इमेजिन करते हैं हम लोग। कचहरी के गेट के सामने मान लो मूवी की हीरोइन है, उसने एक ऑटो रोका। शांत रहो। इशारा करके उसने एक ऑटो रोका। अब आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि रोकती तो हीरोइन है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना लगेज लेके ऑटो में बैठे तब तक हीरो आके पहले बैठ जाता है। अब देखो, अब महाभारत शुरू होगा। हीरोइन बोलेगी कि तुम उतरो, मैंने रोका है पहले तो मैं जाऊंगी इसमें। हीरो बोलेगा कि पहले मैं बैठा हूं तो मैं जाऊंगा इसमें। तो अब इसमें रोल आता है ऑटो वाले का। तो झगड़ा ऑटो में ना हो रहा है, तो ऑटो वाला बोलेगा कि अच्छा एक काम करिए, आप लोग लड़ लीजिएगा बाद में, पहले ये तो बताइए कि आप लोगों को जाना कहाँ है। अब हीरो ने कहा कि हमको जाना है जनता सिनेमा। हाँ, मूवी देखने जा रहा होगा तो और क्या करने जाएगा? जनता सिनेमा।
हीरोइन बोल रही है कि हमको जाना है 3 लालटेन, 3 लालटेन उसको जाना है। आप सही बताइए, क्या यहाँ सही में लड़ाई की जरूरत है? अरे दोनों तो एक ही रास्ते में ना है, पहले जनता सिनेमा पड़ेगा फिर 3 लालटेन पड़ेगा। तो जैसे ही इन लोगों ने सुना कि इन दोनों को तो एक ही डायरेक्शन में जाना है, अब यहाँ पे झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर तो वो लोग चाहे तो भाड़ा भी शेयर कर सकते हैं, कुछ पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, नहीं नहीं देखिए, अगर आपको ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं चाहिए तो थियरी हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं। तो शांत रहो, झगड़ा तो खत्म हो गया ना। तो आपको क्या लग रहा है कि अब ऑटो आगे चलेगा तो क्या दोनों एकदम मतलब शांति के साथ बैठ के जाएगा क्या? कुछ तो बातचीत होगा ना। कि तब बताइए आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, आपका नंबर क्या है कि नहीं? अब मान लो मान लो, शांत रहो, मान लो कि शांत रहिए ना। अब इसमें मान लो कि अब दोनों के बीच में बातचीत होने लगा, तो सुना ना, उन दोनों के बीच में ऐसा बातचीत होने लगा ना कि हालचाल सब होने लगा कि क्या। अब आएगा जनता सिनेमा, तो ऑटो वाला बोलेगा कि जनता सिनेमा आ गया, तो क्या लग रहा है उतर जाएगा? बाहर में गया, फिर आएगा, ऐसा पागल हो गया है। फिर आएगा 3 लालटेन, क्या लग रहा है दोनों वो उतर जाएगा? दोनों मिल के जाएगा राज देवड़ी मेला देखने। मतलब ये है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जब अपने घर जाएगा ना, तो क्या लग रहा है? देखो, दोनों की जिंदगी में एक घटना घटी है, किसी ने उनके जीवन में इंटरफेयर किया है। ये इंटरफेरेंस आपको कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा वाला है कि कुछ बहुत बुरा हो गया? दोनों अपने घर जाएगा, दोनों अपने घर जा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उनको दोनों अपने घर जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, यानी आज उनके जीवन में कुछ कंस्ट्रक्टिव हुआ है कि नहीं? तो क्या हुआ? क्या बात करते हो, सही है। तो इसीलिए ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला टॉपिक है, देखिए आप लोग बिना मतलब का हल्ला करें। अगला टॉपिक है, देखिए हो गया, अगला टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होगा, वो मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड होगा। इंटरफेरेंस तो हुआ है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल होगा। तो ये हो जाएगा मिनिमम। जाहिर सी बात है, इंटेंसिटी भी कैसी होगी? मिनिमम। हम जानते हैं एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस और 2A1 A2 और क्या cos फाई। इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू क्या cos फाई। हमको चाहिए मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी। तो आप बताइए कि हम cos फाई की सबसे मिनिमम वैल्यू ही ना रखेंगे, और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। -1 किस एंगल पे? 180 डिग्री एंगल पे। यानी कि बच्चों, इसके लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए कितना? पाई। पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, एग्जैक्टली फिर यहां पर तुम कब पहुंचोगे?
तो ये देखो पाई पे हम यहाँ है, ये 2 पाई और फिर 3 पाई पे यहाँ है कि नहीं, तो पाई और 3 पाई हम सेम जगह ना है, इसका मतलब हुआ कॉस पाई की वैल्यू वही होगी जो कॉस 3 पाई की होती है। तो हम लोग यहाँ पर 3 पाई भी ले सकते हैं, नहीं समझे। लेकिन और बात है, रुकना ध्यान से, ये मान लो प्लस में पाई है और हम यहाँ हैं, अगर हम माइनस में भी पाई चले तो हम यही पर ना है, यानी आप प्लस पाई भी ले सकते हैं और सिमिलरली प्लस 3 पाई भी ले सकते हैं। और अब मेरे ख्याल से आप पैटर्न समझ गए होंगे, पाई, 3 पाई, 4 पाई या फिर 5 पाई, 5 पाई पे फिर आप वहीं पे हैं, तो प्लस माइनस कितना, करते करते हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में ना जा रहे हैं। देखो बड़ा बड़ा सिंपल सा अंतर है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑड को जनरल फॉर्म में लिखा जाता है दो तरीके से, एक लिखा जाता है 2n + 1 से और एक लिखा जाता है 2n - 1 से। जब 2n + 1 से लिखा जाता है तो n को शुरू किया जाता है 0 से, बोलो जल्दी, और 2n - 1 लिखा जाता है तो n को शुरू किया जाता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यकीन ना हो तो आप वैल्यूज पुट करके देखिए, आपको ऑड नंबर्स मिलने लगेंगे। आप n की जगह 0 डालिए, 1 मिला, अरे क्या मिला, n की जगह पे आप 1 डालिए तो 3 मिल गया, n की जगह पे आप 2 डालिए 5 मिल गया, मिलने लगा कि नहीं, 1 3 5 7, यही तो ऑड नंबर होता है। यहां पर लेकिन आपको n की जगह पे 1 डालना होगा, पहले 1 डालिए तो फिर 1 आया, 2 डालिए, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना, 3 आया, आप 3 डालिए, 3 दूनी 6 माइनस, बताइए फिर से ऑड नंबर मिलने लगा कि नहीं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप n को कहां से शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आप 0 से शुरू करना चाह रहे हैं 2n + 1 लिखिएगा, अगर आप 1 से शुरू करना चाह रहे हैं आप 2n - 1 लिखिएगा। तो हम अपनी सुविधा को बताइए, आप ही बता दीजिए क्या, कहां से शुरू, प्लस से, चलिए ठीक है, 2n + 1 और पाई सामने आएगा प्लस माइनस, और अब हम n को शुरू कर रहे हैं कहां से, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या बोलते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि तब इस केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड आखिर होगा कितना, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, √a1² + a2² + 2a1 a2 और cos पाई ना, अब पाई लिखे, 3 पाई लिखे, 5 पाई भी लिखे, सबकी वैल्यू सेम ही होती है, और cos पाई की वैल्यू हाथ हटाइए कितनी होती है, -1 होती है। तो बाबू अगर यहाँ -1 आएगा, वो माइनस साइन सामने जाएगा, तो ये बन जाएगा a1² + a2² -2a1 a2, इट इज a² + b² -2ab, ये बन जाता है बाबू, जाहिर सी बात है ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं वो हो जाएगा आपका √a1 - a2 का रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, आएगा a1 माइनस, मॉड लगा दिया इसलिए मैंने, क्योंकि मुझको नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अदरवाइज अगर आपको पता है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिएगा। जैसे वो मेरे और हिमांशु वाले एग्जाम्पल में जब फेज डिफरेंस पाई का आया करता था, पाई का मतलब हुआ एक जा रहा है ऊपर, दूसरा जा रहा है सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब नहीं 180 डिग्री होता है, अरे बोलो ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तुम लोग क्या बता रहे थे, 2 सेंटीमीटर, यानी यही ना कर रहे थे, एक एम्पलीट्यूड में से दूसरे एम्पलीट्यूड को घटा रहे थे। किसी का आंसर -2 सेंटीमीटर नहीं ना आया था, यानी आप इतने होशियार हैं कि आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, मॉड का यही मतलब होता है, सही है। अब अगर हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी निकालना चाहें तो I1 + I2 + 2 √I1 I2 और cos पाई का मतलब -1, तो -1 का माइनस सामने निकल के आएगा, और 1 बेचारा तो अपना वो तो गायब हो जाएगा ना, 1 किसी से मल्टीप्लाई होके खुद का वजूद खत्म कर लेता है वो, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, अब इसमें भी मैं वही करने जा रहा हूँ। हाँ चलिए इसको घूंघट में लाते हैं, तब हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। I1 सॉरी माइनस साइन सामने गया है, बहुत बढ़िया, माइनस साइन सामने गया है, चलिए क्या बात है। तो आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है a² + b² - 2ab, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका I मिनिमम इज इक्वल्स टू √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो चीजों को याद करना भी आसान है, बस पिछली बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता था a1 + a2,
यहाँ है A1 माइनस A2, प्लस की जगह माइनस आया। पिछली बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी अंडर रूट I1, अरे बोल लीजिए, बोलने से इंस्टेंट रिवीजन हो जाता है। पिछली अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अब की बार अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, बस प्लस माइनस का अंतर है। सही है। चलिए अगर मान लीजिए इफ I1 बराबर क्या हो जाए, I0 का मतलब क्या हुआ, सोर्सेज एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में बाबू ये जो मिनिमम इंटेंसिटी आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0 का अरे यार ये तो जीरो आ गया। मतलब ये हुआ कि दो वेव्स एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड सेम इंटेंसिटी के जहां इंटरफेयर करेंगे ना, उस जगह पे एम्पलीट्यूड भी होगा जीरो। ऑब्वियसली यार, अगर ये A0 और ये भी A0 हो जाए तो A0 माइनस A0 जीरो नहीं हो जाएगा। एम्पलीट्यूड भी जीरो और इंटेंसिटी भी, का मतलब हुआ एकदम अंधेरा। लाइट यहां से भी आया है, लाइट यहां से भी आया है, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया हमको मिलेगा एकदम अंधेरा। अरे बोलिए ना, इट इज समथिंग लाइक कि मैं 5 सेंटीमीटर ऊपर और इससे मैं 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा हूं, तो जहां वो मिल रहा है क्या कह रहा है, एक वेव कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो, दूसरा कह रहा है 5 सेंटीमीटर, वो कहां जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाने का मतलब उसके बाद का स्ट्रिंग जो है वो प्लेन ही रह जाएगा, वो वेव आगे ट्रेवल, वो मर चुका है, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला है। आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। क्या बाबू? क्या बात है यार, आएंगे एग्जाम्पल पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं हम लोग। शांत हो जाइए। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। कहाँ भागे? अरे हाँ मैं आपको समझा दूं कि ये पाई 3 पाई 5 पाई का मतलब क्या है ना। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ठीक है, ऐसा कुछ कहानी है। अब जो एक सोर्स है बाबू, वो मान लो यहां से शुरू हुआ ऐसे ऐसे करके, अरे हाँ तो बोलो ऐसे। दूसरा सोर्स देखो कहां से शुरू हो रहा है, दूसरा सोर्स शुरू हो रहा है यहां से यहां से, ये ऐसे जाके ये तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है। दूसरा सोर्स कहां से शुरू हुआ है, थोड़ा पीछे से। कौन बताएगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ गया? इनिशियल फेज डिफरेंस ही आ गया पाई का। ये 180 डिग्री ना होता है, नहीं आ गया। और अब सुनिए क्या हो रहा है, आप सुनिए, इस पॉइंट पर आइए। हरा वाला क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर ऊपर चलो। पीला वाला क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर नीचे चलो। तो अल्टीमेटली कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ अब जो रिजल्टेंट वेव होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 से भी कम होगा। यहां आइए, यहां आइए बाबू, यहां आइए। हरिहर का क्या कह रहा है, कितना, 3 सेंटीमीटर नीचे 5 सेंटीमीटर ऊपर, कहां जाएगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर इधर। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेव, जिसका एम्पलीट्यूड होगा बस 2 सेंटीमीटर, जिसका एम्पलीट्यूड होगा A1 माइनस A2, और फेज डिफरेंस आपको पाई नजर आ 3 पाई का क्या मतलब हुआ, बस एक वेव इसमें ऐड कर दीजिए। यानी पीला वाला सोर्स यहां ना होके, पीला वाला सोर्स कहां है, अरे पीला वाला सोर्स कहां है, यहां है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये 3 पाई है, और क्या इसके बाद कुछ असर पड़ा है, ये ऐसे भी आएगा, अगर ऐसे भी, उसके बाद ऐसे ही ना जाएगा। 5 पाई का क्या मतलब हुआ, एक वेव और पीछे खिसका दीजिए। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो 3 पाई 5 पाई 7 पाई पाई, इन सब पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। ठीक है, एक और बात है, लैम्डा की भी बात करें तो जब सोर्स यहां था तो ये आधा लैम्डा है, और बाबू जब सोर्स यहां है तो ये 1.5 लैम्डा है। कितना है बताइए, 1.5 लैम्डा है। इज इट क्लियर? सही है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि उसी एग्जाम्पल पे हम लोग वापस जाएं, कचहरी
हीरोइन ने रोका, ये क्या कहा जाता है, ऑटो को रोका। पहले कौन आके बैठा? हीरो बैठा। हीरोइन ने कहा मैंने रोका है, मैं जाऊंगी। हीरो ने कहा मैं पहले बैठा हूं, मैं जाऊंगा। ऑटो वाले ने पूछा रुकिए पहले लड़िएगा, बाद में बताइए आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है ना। अब कहानी में देखो ट्विस्ट ये है कि हीरो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हजारी में। हीरो जा रहा है, हीरो जा रहा है मान लीजिए इधर, मान लीजिए हीरो को जाना है 3 लालटेन, ठीक है। और हीरोइन को जाना है कहाँ? बोलिए। बस स्टैंड जाना है, तो बस स्टैंड जाना है मान लीजिए। तो अब झगड़ा क्या खत्म हो जाएगा? अब झगड़ा और भयंकर रूप ले लेगा। अब झोटा झोटी शुरू हो जाएगा। तो नहीं चिल्लाओ मत, देखो मेरे शांत रहिए। अब झगड़ा तो होगा ना दोनों के बीच में। अब ऑटो को तो एक डायरेक्शन में जाना नहीं है, एक को जाना इधर, दूसरे को जाना इधर। तो अब झगड़ा बढ़ेगा। मान लो हीरोइन बोलेगी तुमको पता नहीं है मेरे पापा दरोगा हैं, तो हीरो बोलेगा तुमको पता नहीं है मेरे चाचा विधायक हैं। तो अब तुम बताओ, ऑटो वाले को अगर नहीं, अब दोनों उतर भी नहीं रहा है, अब कहीं तो बेचारे को जाना है। अब ऑटो वाला किसकी बात मानेगा? ऑटो वाला उसकी बात मानेगा जो ज्यादा ताकतवर है ना। तो अब जिसके चाचा विधायक, ऑब्वियसली वो ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि दरोगा अगर कुछ करेगा भी तो एक विधायक का कॉल आ जाएगा, तो हिम्मत नहीं है कि वो उसको छू दे। तो ऑब्वियसली अब मान लो कि हीरो कहाँ जाना चाह रहा है? 3 लालटेन जाना चाह रहा है, माने 5 सेंटीमीटर। और इसको